है, जरा इसकी कुछ इंक्वायरी किया जाए। मैंने कहा क्या करना है? कि कलेक्टर से मिलते हैं। मैंने कहा चलो। तो कलेक्टर के पास में गया, मेरे साथ मेरा एक पत्रकार मित्र। तो कलेक्टर को हमने सीधे एक प्रश्न किया। मैंने कहा ये 3 लाख रुपए का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री आए, इस आयोजन का खर्चा कितना हुआ? तो उसने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं भारत का नागरिक हूं, सरकार को टैक्स देता हूं, ये जानने का मेरा प्राथमिक अधिकार है। और अगर आप बताते हो तो ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट की मदद से मैं पूछ लूंगा ये आपसे। हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन लगाऊंगा। राइट टू इंफॉर्मेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, और मैं ले लूंगा आपसे। तब क्या होगा? बदनामी होगी, किरकिरी होगी। ऐसे ही बता दो। तब उसने कहा कि देखिए 3 लाख रुपए का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसमें 27 लाख रुपए खर्च हो गया। ऐसे हिंदुस्तान में पैसा खर्च होता है। इसलिए ये देश गरीब है। देश इसलिए गरीब नहीं है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है। देश इसलिए गरीब है कि हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा हमारे ही देश के नेता जिस बर्बादी से खर्च कर रहे हैं, या तो घूस लेकर, या रिश्वत लेकर, या भ्रष्टाचार करके, नहीं तो अपनी पगार लेकर, नहीं तो तमाम दूसरे तरीकों से खर्च करके, उसी ने हिंदुस्तान को डुबो दिया है। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे, भारत देश की सरकार दुनिया में ऐसी सरकार है जिसकी आमदनी उसके खर्चे से बहुत कम है। भारत सरकार का एक दिवस का खर्चा जानते हैं कितना है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके 84 मंत्री, फिर 800 संसद सभ्य, फिर उसके बाद 28 मुख्यमंत्री जिनको मैं भारत सरकार मानता हूं, 28 राज्यपाल, और फिर 4120 धारा सभ्य, 14,000 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर। ये पूरी की पूरी जो प्लाटून हमारे देश में रहती है, ये जो पूरी फौज है, बिना बंदूक और बिना हथियार की। आर्मी वाले तब भी सेना पे कुछ काम करते हैं, बंदूक चलाते ये तो कुछ नहीं करते। निकम्मे निठल्ले लोग, एकदम निकम्मे और निठल्ले, कुछ करते नहीं। संसद में भी गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं करते, और वो भी बहस ऐसे ऐसे मुद्दों पर जहां कोई जरूरत नहीं, और जहां जरूरत है वहां बहस नहीं। तो जो बिल्कुल निकम्मे निठल्ले लोग हैं, उनका एक दिवस का खर्चा 1800 करोड़ रुपए का है। एक दिवस का टोटल खर्चा हिंदुस्तान। 18 अरब रुपया हिंदुस्तान की सरकार, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे जो आपके गांव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, वहां तक का कुल खर्चा एक दिवस का 18 अरब रुपया है। माने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नेताओं को हमने नियुक्त किया है, वो एक दिवस में 1800 करोड़ खर्च करते हैं। एक साल में कितना करते होंगे? 18 अरब में 365 का गुणा कर लो। 365 मल्टीप्लाइड बाई 18 बिलियन रुपीस, इतना खर्चा है। और ये खर्चा कौन देता है? आप देते हो, मैं देता हूं। आप कल्पना करो कि हिंदुस्तान की व्यवस्था चलाने का खर्च वैसा ही हो जैसे फिलीपींस में है। मैंने आपसे कहा कि फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खेत पे काम करता है, अपनी जीविका के लिए खुद कमाता है, 10 बजे ऑफिस में आके बैठता है, 5 बजे तक राष्ट्रपति होता है, शाम को 5 बजे जाकर फिर खेत पे काम करता है, फिर अपनी जीविका चलाता है। अगर यही कायदा, यही नियम हिंदुस्तान में हो तो, कि हर एक नेता को अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं कर सकता तो उसको जरूरत नहीं है नेता बनने की। हम तो नहीं कहने जा रहे हैं कि आप नेता बनिए हमारे। और हिंदुस्तान की बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि इस देश में जिस आदमी को आप किसी स्कूल में पटा वाला नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास 4 क्लास पास का सर्टिफिकेट नहीं है, उसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं गुजरात का, उसको आप हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, उसको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, राष्ट्रपति भी बना सकते हैं। माने जिस आदमी में स्कूल के पटावाला होने की लायकियत नहीं है, वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है। बड़ा विचित्र देश है ये। जो आदमी कहीं दुकान नहीं चला सकता, जिसने जिंदगी में कभी व्यापार नहीं किया, उसको आप व्यापार मंत्री बना सकते हैं। जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं आता, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता, उसको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। बड़ा विचित्र देश है। दूसरों से हम बात करेंगे कि गुणवत्ता को देखना चाहिए, क्वालिटी को देखना चाहिए। मैं लोगों से जब चर्चा करता हूं कि स्वदेशी वस्तु को वापरो, तो कहते हैं स्वदेशी वस्तु में क्वालिटी नहीं है। इन नेताओं में कौन सी क्वालिटी है जिनको आप सिर पे बिठा के रखते हैं? आप बताओ, किसी एक में कोई क्वालिटी है? कौन सी ऐसी क्वालिटी है इनमें जिनको आप सिर पे बिठा के रखे हुए हैं, जिनके लिए 18 अरब रुपया रोज का आप अपने खून पसीने की कमाई में से खर्च कर रहे हैं?
इतना सारा पैसा जो हम प्रशासन व्यवस्था पे खर्च करते हैं, अगर यही पैसा गरीबों पे खर्च करना हम शुरू करें, बेकारों की फौज पर खर्च करना शुरू करें, हिंदुस्तान की गरीबी बेकारी का प्रश्न 5 बरस में से मिट सकता है। मतलब क्या है, मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान का ये जो राजतंत्र है या जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, ये गरीबी और बेकारी की जड़ है, ना कि हमारी जनसंख्या गरीबी और बेकारी की जड़। जनसंख्या को दोष मत दीजिए, लोगों को दोष मत दीजिए, व्यवस्था खराब है हमारी, लोग खराब नहीं है हमारे देश में। लोग तो इतने अच्छे हैं, शायद ही दुनिया में कोई देश में मिले। इतने अच्छे लोग इस देश में, कभी भी टैक्स बढ़ जाए चूं नहीं करते, कभी भी बिजली का भाव बढ़ जाए चूं नहीं करते, कभी भी रोड टैक्स बढ़ गया चूं नहीं करते, और रोड टैक्स ऊपर से देते हैं और टोल टैक्स और देते हैं। बड़ा विचित्र है ये देश। मुंबई से आओ अहमदाबाद तक तो रास्ते भर में कितनी जगह आपको टोल देना पड़ेगा, वो तो है ही, और रोड टैक्स और देना वो है अलग से। जब रोड टैक्स दे दिया फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है? रोड टैक्स अलग से दो, टोल टैक्स उसके ऊपर से दो, माने टैक्स के ऊपर टैक्स दो, फिर भी कोई चू नहीं करता, फिर भी कोई बगावत नहीं करता। इससे ज्यादा सीधे लोग दुनिया में कहां मिलेंगे? आप जरा बता दो मुझे। दुनिया का एक देश का नाम लेके दिखा दो जहां पर रोड टैक्स के ऊपर टोल टैक्स कोई लेके देख ले सरकार, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे अमेरिका हो, लेके तो देख ले। रोड टैक्स अलग से लिया और टोल टैक्स लेके देख ले कोई सरकार, हंगामा हो जाएगा, कुर्सी हिल जाएगी, गद्दी हिल जाएगी, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन ये हिंदुस्तान की ही प्रजा है कि टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति, चाहे साधारण किसान हो, चाहे मजदूर, हर एक आदमी टैक्स देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। बस ये मान लेता है कि हमारी किस्मत ऐसी है, हमको भगवान ने ऐसा ही कर दिया, हमको भगवान ने वैसा कर दिया। इतना सीधा साधा आदमी जो नेताओं को दोष नहीं देता, किस्मत को दोष देके चुपचाप बैठा रहता, अपनी गरीबी का कारण भी अपनी किस्मत को मानता, ये नहीं मानता कि ये खराब व्यवस्था मेरी गरीबी का कारण है। तो इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले, इतने मेहनत करने वाले लोग हिंदुस्तान में जिस परिस्थिति में रहते हैं वो कल्पना के बाहर है। और ये परिस्थिति की कल्पना कभी ना भगत सिंह ने की थी, ना चंद्रशेखर ने की थी, ना ऊधम सिंह ने की थी, ना रानी झांसी लक्ष्मीबाई ने की थी, ना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, ना खुदीराम बोस ने की थी, जो 19 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गया। आप जानते हैं हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में सबसे छोटे उम्र का शहीद खुदीराम बोस था, जो 19 बरस और 2 महीने का था जब उसको फांसी हो गई थी लंदन में। सबसे कम उम्र का था। तो सबसे कम उम्र का खुदीराम रहा हो या सबसे अधिक उम्र का कोई दूसरा क्रांतिकारी, कभी किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान ऐसे लोगों के हाथ में जाएगा जो देश को ही घुन की तरह से खा जाएंगे। ऐसी कल्पना किसी शहीद ने नहीं की थी। अगर की होती तो आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती उन्होंने, जब उनको यही मालूम होता कि ऐसे लोगों के हाथ में देश जाने वाला है। आजादी के पहले के क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपना घर दान देते थे, अपना जीवन दान देते थे, अपनी पत्नी को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया। और आजादी के बाद के ये नेता अपना घर भरने के लिए, अपना परिवार भरने के लिए देश को दांव पर लगा सकते हैं, देश की अस्मत को दांव पर लगा सकते हैं, देश के स्वाभिमान से सौदा कर सकते हैं, देश के आत्मसम्मान को भी बेच सकते हैं। तो कितना बड़ा फर्क है 1947 से पहले के भारत में और 1947 के बाद के भारत में। इसलिए मैं कई बार तो लोगों से कहता हूं कि आजादी आई है लेकिन वो कहीं खजूर में अटक गई है, गिरी जरूर लेकिन खजूर में अटक गई, हम तक नहीं पहुंची हो। आजादी हमने कहां देखी? हम तो वही भ्रष्टाचारी भारत देख रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में था। मेरे पास 1930 के कुछ दस्तावेज हैं। 1930 में हमारे यहाँ संसद चला करती थी और संसद की यही बिल्डिंग हुआ करती थी जो आज भी है। 1930 के दस्तावेज हैं जिसमें भारत सरकार ने बजट पेश किया। भारत सरकार माने अंग्रेजों की सरकार। तो अंग्रेजों का वायसराय बजट पेश कर रहा है। 1930 की घटना बता रहा हूं आपको। 27 फरवरी 1930 का दिन संसद में बजट पेश किया जा रहा है। तो बजट क्या है वो आपको बताता हूं। 130 करोड़ रुपए का बजट है। आप जरा ध्यान से सुनना, 1930 के आंकड़े हैं। 130 करोड़ रुपए का टोटल बजट है, जिसमें से 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा है। 1930 की बात बताता हूं यार। तो जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो 130 करोड़ के बजट में 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा होता था। अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है, आप देख लो,
3.5 लाख करोड़ के बजट में या 3,80,000 करोड़ के बजट में 80% खर्चा पगार या